ऑब्वियसली आप लोग एक एस्पिरेंट हो गए, प्रिपरेशन कर रहे होगे तो ये वीडियो आपने क्लिक किया होगा। तो इस वीडियो में मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें आपको बताऊँगा अपनी लाइफ़ की, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। और देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग बताते हैं कि मैं इतने बार फेल हुआ था, फिर इस तरीके से सक्सेस पाया। लेकिन मैं एक-एक चीज़ बताऊँगा। जैसे कि आप इस वीडियो को देख रहे होगे तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग या तो बैंकिंग या तो एसएससी या फिर रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे होगे, ठीक है? यूपीएससी वाले तो ये नहीं देख रहे हैं। तो इसमें मैं हर चीज़ बताऊँगा कि मेरा मैथ्स कितना ज़्यादा वीक था, इवन दो कि मुझे परसेंटेज नहीं आता था कि कोई पूछ ले कि जो 100 का 10% कितना होगा, तो ये भी मुझे नहीं आता था, लिटरली मुझे नहीं आता था। तो इतना ज़्यादा मैं वीक था, इंग्लिश तो पूछो ही मत। मैं आँख बंद करके भी क्वेश्चन करता था तो 25 में से 1 या 2 क्वेश्चन सही हो पाता था। जीके कुछ ठीक-ठाक था पढ़ने के बाद, बाकी रीज़निंग तो कॉम्पिटिशन से बाहर ही रहता है। मतलब कॉम्पिटिशन जब तक आप स्टार्ट नहीं करते हो तब तक रीज़निंग अ, अच्छा नहीं होता है। तो मतलब ये सीन था। और तो हर एक टॉपिक को बता दूँगा कि किस तरीके से मैंने एग्ज़ैक्टली पढ़ा था सो दैट कि हर चीज़ अच्छा हुआ। समझ रहे हो? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो थोड़ा-सा वीडियो बोरिंग ना हो इसलिए मैं थोड़े-से अच्छे एक लोकेशन पे हूँ। और ऐज़ यू नो कि मैं हमेशा ट्रैवलिंग करता ही रहता हूँ गवर्नमेंट जॉब के साथ-साथ। तो इस टाइम पे हूँ मैं अरुणाचल में, जस्ट चाइना बॉर्डर के पास में ही हूँ। तो चलो थोड़ा-सा आप व्यू भी देख लोगे और एक अच्छा-सा एक ब्लॉगिंग टाइप का ब्लॉगिंग भी थोड़ा सा हो जाएगी और मेरे बारे में थोड़ी जान लोगे। तो अगर आप भी बिल्कुल वीक हो और स्टार्ट किया आपने प्रिपरेशन या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश या फिर आपका जनरल नॉलेज वगैरह जो हो गया वो प्रिपेयर नहीं हो पाता है, प्रॉब्लम होती है, आपका बैकग्राउंड बहुत ही बेकार रहा हो, तो हर चीज़ के बारे में मैं बात करूँगा। तो पॉसिबली वीडियो थोड़ी सी ऑब्वियसली लंबी हो सकती है, बट कोई नहीं, आपको ये वीडियो बोर नहीं होने होगा क्योंकि सीन के साथ साथ मैं बातें अपनी ऐसी ऐसी बताऊँगा, ऐसा ऐसा लाइफ में मतलब कि अप्स एंड डाउन्स रहा है ना, आप भी बोलोगे यार ये बंदा मतलब कैसे, इम्पॉसिबल चीज़ें थी। मतलब मेरे जो रिश्तेदार हैं वो यहाँ तक बोलते थे यार उसको क्यों पढ़ने को भेजा है, उसको साइकिल की दुकान खुलवा दे, मतलब पंचर की दुकान वगैरह खुलवा दे। इतना डाउन मतलब था मैं, समझ रहे हो आप? तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बेसिक से। तो देखो बेसिक स्टार्टिंग में ही मैं अपने नाना के रहता था और आप सब लोग जानते हो कि जो अपने नाना के रहता है वो कितना ज़्यादा बिगड़ जाता है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता क्योंकि वहाँ पे लाड प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये सीन था। लेकिन मैं 4th क्लास तक एक ही स्कूल में पढ़ा हूँ और 4th क्लास भी स्कूल भी में मैं नहीं जाता था। मुझे पढ़ाई से कोई भी मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ टेक्निकल चीज़ों से मतलब था। कोई सामान दे दो टेक्निकल तो मैं उसको ओपन करना, उसको बंद करना, मतलब यही सीन मेरा चलता था। और मैंने वैसे सोचा था कि 10 के होने के बाद ये सारी चीज़ें बताऊँगा, बट मुझे टाइम नहीं मिला ड्यू टू मैं वीक में 2 ही वीडियो डालता हूँ। बट कोई नहीं, अभी 20 के आसपास होने वाला है, इट्स ऑल ओके। मुझे सब्सक्राइबर से ज़्यादा कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं कभी बोलता भी नहीं हूँ सब्सक्राइब कर दो ऐसा वगैरह। तो ये सीन था। और 4th क्लास में जब मैं था उस टाइम पे मेरा जो बैग है ना वो मेरी एक फ्रेंड थी, फ्रेंड क्या थी मतलब मेरी दुश्मन थी उस टाइम पे। तो वो लेके जाती थी और मैं उसे गाली देता था कि यार वो दुष्ट लड़की मेरा बैग लेके क्यों स्कूल गई। और बाद में मुझे सिर्फ ये बोल के ले आया था स्कूल चल, वहाँ पे बस चले आना है, बैग लेके तो जा नहीं रहे, तो पढ़ना नहीं। मैं जाता देखते थे भाई मेरा बैग तो आप पहले से ही पहुँचा हुआ है। तो ये सीन होता था, मतलब इतना ज़्यादा गधा था। तो जब मैं 5th क्लास में था तो 5th क्लास में जब एक बार क्या हुआ था कि टेस्ट होता था, इंटरनल टेस्ट आपको पता ही होता है, हर स्कूल में होता है कि भाई मतलब पूछा गया टेस्ट में कि दिन और रात कैसे होते हैं। तो मैंने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, दिन और रात क्यों होते हैं। तो मैंने लिख दिया दिन पढ़ने के लिए होता है, रात सोने के लिए होता है, और कट के मुझे 0 मार्क मिला। मतलब ये था मेरा 5 तक का। 5 के बाद मैं दूसरे स्कूल में गया, इंग्लिश मीडियम स्कूल नया खुला, वहाँ मेरी मम्मी ने एडमिशन करा दिया कि चलो इंग्लिश मीडियम में जाएगा, हो सकता है कुछ पढ़े, अच्छे स्कूल में जाए, पब्लिक स्कूल में तो हो सकता है कुछ पढ़े। वहाँ पे गया, मैं 6 क्लास में पढ़ा, किसी तरीके से पास हुआ, आई डोंट नो कि कैसे हो गया, मुझे कुछ नहीं पता, मैं पास हो गया। उसके बाद फिर 7th क्लास में मैं अपने गाँव पे पढ़ा, पता नहीं कैसे पास हो गया, वहाँ पे भी मुझे नहीं पता, रोज़ लात खाता था मैं, मतलब ये सीन रहता था। और उसके बाद फिर देखो व्यू कितना अच्छा हो रहा है। तो ठीक है, उसके बाद 6th क्लास भी कैसे, 7th क्लास भी ऐसे कैसे पास हो गया। फिर 8th क्लास में फिर उसी स्कूल में अपने नाना के यहाँ, फिर 8th क्लास भी पता नहीं कैसे पास हो गया। 9th क्लास में मेरी मम्मी ने कहा कि यार ये पढ़ नहीं रहा है, अच्छा ऐसा करते हैं कि इसका सबसे अच्छे स्कूल में लिखवा देते हैं, डिस्ट्रिक्ट के सबसे अच्छे स्कूल में नाम लिखवा देते हैं। अब मैं 9th क्लास में डिस्ट्रिक्ट के सबसे अच्छे स्कूल में गया। आप बिलीव नहीं करोगे, 40% आया था। मेरे जो क्लास टीचर हैं वो बोल रहे थे 9th क्लास में कि गगन बच गया, सिर्फ 40%, थोड़े से बच गया। तो इंग्लिश में मेरे 33 मार्क्स थे 9th क्लास में, और 10th क्लास में भी 33 मार्क्स थे इंग्लिश में। इतना वीक था, मतलब एग्जामिनर को मैं गॉड ब्लेस हिम कि मतलब मुझे वो पास कर दिया किसी तरीके से। 10th में भी कैसे करके मैं पास हो गया, 10th में बहुत मेहनत किया था। 11th क्लास में मैं प्री बोर्ड में फेल हो गया, लेकिन मुझे प्रमोट करके कैसे प्री बोर्ड में पास किया गया। उसके बाद में किसी तरीके से 12th में गया, 12th में मैं फेल हो गया क्योंकि लड़का मैथमेटिक्स में मैं फेल हो गया था। उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स बोले कि भाई यार मतलब नकल कर ले, मेरा देख ले। मैं कहा नहीं यार मैं नकल नहीं करूँगा, थोड़ा स्वाभिमानी किस्म का लड़का हूँ, ठीक है। तो ये सीन रहा। उसके बाद 10th में भी मतलब 12th में फेल हो गया। दोबारा मेरी मम्मी ने प्राइवेट से फॉर्म वगैरह फिल कराया, वहाँ भी फेल हो गया मैं।
2 बार फेल हो गया। उसके बाद फिर मैं किसी तरीके से पास हुआ, एक गर्ल्स स्कूल था वहाँ से प्राइवेट में फॉर्म फिल किया गया और मैं किसी तरीके से लिख पढ़ के पास हुआ 12th। उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में मुझे जाना हुआ, एक सेकेंड भाई मैं किधर जा रहा हूँ, मुझे उस लेक के पास में जाना है। आई डोंट नो कि रास्ता किधर जाता, चलते हैं कोई बात नहीं। तो फिर मैं जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में गया तो मैंने कई जगह से फॉर्म भरा। मैं यूपी से हूँ तो मैंने बीएचयू का फॉर्म फिल किया, वहाँ पे मेरा नहीं हुआ। बीएचयू से रिलेटेड एक कॉलेज था, वहाँ पे मेरा 1 मार्क से नहीं हुआ। फिर मुझे कंप्यूटर साइंस से बीएससी करना था। मेरे कंप्यूटर में, आपको मैंने बताया, इलेक्ट्रिक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मैंने कहा चलो यार यही कर लेते हैं। फिर मैंने एक प्राइवेट कॉलेज है साउथ इंडिया में, VIT यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने फॉर्म फिल किया और वहाँ प्राइवेट में तो हो ही जाता है, तो वहाँ होने लगा। लेकिन मेरी मम्मी की तबीयत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उस टाइम पे मम्मी ने बोला कि यार मेरी तबीयत ख़राब है तो कैसे जाओगे। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है, और मुझे भी किडनी में स्टोन हो गया छोटा सा बिल्कुल, तो मैं भी जा नहीं पाया, मतलब दोनों रीज़न से मैं जा नहीं पाया, तो वो भी कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपको पता ही है परसेंटेज बेसिस होता है, वहाँ पे नहीं हो पाया, मतलब कुछ नहीं हुआ। फाइनली मैं कहा कि अब मैं नहीं पढ़ूंगा, अब मैं कुछ प्राइवेट जॉब वॉब कर लेता हूँ, ऐसे कुछ चलता रहेगा। मेरे दोस्तों ने ज़बरदस्ती मेरा फॉर्म फिल कराया प्राइवेट कॉलेज से और मैं BA किसी तरीके से कंप्लीट किया। लेकिन वो जो BA 3 साल का था और उस टाइम पे मैं लखनऊ में रह के पढ़ाई करता था। मेरी मम्मी का तबीयत ख़राब चलता था, बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था। हर 20-25 दिन पे उनको लखनऊ लेके आना और फिर उनकी दवाई कराना, अस्पताल में रहना 10-10 दिन तक, ऑपरेशन, ये वो 3-4 साल तक यही चला। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ मम्मी को देखा, इट्स ऑल ओके, मतलब 4 साल तक ये सब चला, पढ़ाई भी किया, मम्मी को भी देखा। तो मतलब कह सकते हो ग्रेजुएशन किया, थोड़ा बहुत कंपटीशन वाली चीज़ें देखा, रीजनिंग वगैरह थोड़ी ठीक हुई और GK वगैरह थोड़ा ठीक हुआ। लेकिन मैथ्स और इंग्लिश बिल्कुल बेकार। देखो GK आपको पढ़ना ही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। GK और रीजनिंग को भी पढ़ना होता है, वो कुछ ना कुछ टाइम बाद ठीक हो जाता है। इसके लिए कुछ स्पेशल आपको गाइडलाइंस या फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मेहनत किया। उसके बाद फिर GK और रीजनिंग अच्छा होने की वजह से मेरा स्टेट 12th मतलब जब कंप्लीट किया था और जो ग्रेजुएशन का पीरियड चल रहा था, उसी टाइम पे मेरा स्टेट गवर्नमेंट का, यूपी गवर्नमेंट का स्टेनो का पेपर निकला था, लेकिन स्टेनो नहीं आती थी। और असिस्टेंट का पेपर निकला था, लेकिन मुझे टाइपिंग नहीं आती थी। मतलब 28 दिन मुझे इंग्लिश हिंदी दोनों टाइपिंग करनी थी, तो वो मुझसे हो नहीं पाया। ठीक है, काफ़ी टफ था यार 28 दिन में दोनों करना, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन मुझे एक कॉन्फिडेंस आया कि यार मैं कर सकता हूँ और काफ़ी अच्छा है। तो ये सीन चलता रहा। उसके बाद फिर मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकले, फिर मैंने बहुत सारा एग्ज़ाम फिल किया। इवन दो कि मेरा फोर्स में जाने का बहुत मन था कि मुझे क्लर्क मिल जाए, मुझे प्यून की जॉब मिल जाए, लेकिन मुझे फोर्स में मिल जाए। लेकिन फोर्स का कोई भी कॉल लेटर ही नहीं आया, मतलब कभी कॉल लेटर नहीं, क्योंकि परसेंटेज कम था और आपको पता ही परसेंटेज बेसिस ही चीज़ें होती हैं फोर्स वगैरह में। तो ये सीन रहा फोर्स का, वहाँ पे भी कुछ नहीं हुआ, मतलब कहीं कुछ उसके बाद नहीं निकला। फिर मैंने थोड़ा और मेहनत किया, मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ GK और रीजनिंग के दम पे। उस थोड़ा आज से 3-4 साल पहले ना थोड़ा सा कम कंपटीशन था। अगर आपका रीजनिंग और फिर GK अच्छा है तो थोड़ा थोड़ा निकल जाता था, लेकिन 2-4 मार्क्स से नहीं होता था हर बार। तो ये पूरा सीन रहा, नहीं होता था। फिर उसके बाद मेरे मम्मी चली गई और मैं मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया 1 साल के लिए। मेरा भी तबीयत बहुत ख़राब हो गया। फिर मैं 1 साल बाद, 1-1.5 साल बाद मतलब वहाँ से निकला। फिर मैंने पापा से कहा, मैं घर चला गया था, सब कुछ छोड़ दिया था। फिर मैं 1-1.5 साल तक ऐसे ही रहा, मतलब बहुत लाइफ एकदम ख़त्म हो गई थी। फिर मैं निकला, फिर मैंने पापा से बोला, पापा क्या करूँ, तैयारी करूँ या क्या करूँ। फिर बोले कि तुम्हारी मर्ज़ी है। घर पे कोई था नहीं, मैं हूँ, मेरा पापा है और मेरा छोटा भाई है, बस इतना लोग हैं। तो पापा बोले यार देखो पैसा मैं दूंगा, तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो। मैं कहा ठीक है, मुझे सिर्फ 3 महीने का टाइम दो। और व्यू देखो यार, कितना खूबसूरत व्यू है ना। मेरा ये सपना था और मैंने इसको पूरा कर लिया है, यहाँ घूमना। तो चलो आपको मैं वही बता रहा था। तो देखो यार, तो देखो फिर मैंने पापा से बात किया, फिर मैं घर रह के पढ़ाई किया। उस टाइम पे ALP का फॉर्म आया था 2018 में, और 2018 में मैं अपना हेल्थ सही किया, अपना मेंटल जो पीस है उसको अच्छा किया। जो डिप्रेशन था उससे बाहर निकला, खुद ही निकला, घर रह के अपने आप निकला। मतलब कह सकते हो, मतलब पता नहीं कैसे हुआ ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं घर रह के धीरे 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 सब कुछ सही हो गया। घर रहने पर यार अपने आप सारी चीज़ें ना सही हो जाती हैं। तो अगर आप कभी भी लाइफ में एक चीज़ फील करना, पढ़ते पढ़ते रहो और आपका एग्जाम नहीं निकल रहा, आप बहुत परेशान हो या फिर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हो, तो आप एक बार घर चले जाना 1-2 महीने के लिए, सब कुछ छोड़ देना। घर वालों को कहने दो, सबको कहने दो, लेकिन एक बार घर जाके 1-2 महीना रह आओ, ठीक है। तो थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिल जाता है और थोड़ी सी आसपास की चीज़ें देख के, घर का यार माहौल ही अलग होता है, चीज़ ही अलग होती है। तो घर से 2018 के एंड में फिर मैं क्या किया कि भाई उस टाइम पे ALP का मैंने फॉर्म फिल किया और ग्रेजुएशन वगैरह मेरा उस टाइम पे ख़त्म ही हो रहा था। तो ALP का फॉर्म फिल किया, उसमें मेरा प्री निकल गया, मैं एकदम बूस्ट हो गया। घर पे रह के उस टाइम पे पढ़ाई किया था, GK और रीजनिंग अच्छा किया था और मैथ्स वगैरह थोड़ा बहुत पढ़ा था।
उसके बाद जीके मैथ्स का अभी अच्छा नहीं हुआ था। मैथ्स याद रखिएगा, मैथ्स और रीजनिंग इंग्लिश मेरा अभी तक अच्छा नहीं हुआ था। सिर्फ 2 ही चीज़ अच्छी थी, पहली चीज़ रीजनिंग और दूसरी चीज़ जीके, ये 2 चीज़ मेरा अच्छा था। तो उसके दम पे एएलपी निकला, एएलपी में दिया। पहला पेपर पंजाब में हुआ, मेरे दोस्त के यहाँ गया, मैं पेपर ऊपर दिया, उसके बाद फिर आया। फिर मेरा जब सीबीटी 2 था, मैंने पापा से कहा पापा मैं अब बाहर रह के पढ़ूंगा, लखनऊ जाऊँगा और वहाँ पे मैं 3 से 4 महीने पढ़ूंगा, उसके बाद सिर्फ 3 महीने का टाइम दो आप मुझे। उन्होंने बोला ठीक है तुम जाओ, 3 महीने का 6 महीने का टाइम लो। फिर मैं गया लखनऊ, वहाँ पे लखनऊ गया, लखनऊ में मैंने रूम वगैरह लिया। उसके बाद एएलपी 2 का मैंने पेपर दिया। एएलपी 2 का पेपर एएलपी का 2 का पेपर मेरा नहीं निकला, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है फिर मैथ्स मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं, और मैथ्स की वजह से मेरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। फिर मैं उसके बाद कहा कि यार मैं अब रेलवे का पेपर तो ख़त्म, ग्रुप डी का पेपर था, मैंने ग्रुप डी का पेपर छोड़ दिया एएलपी की वजह से। मैं सोचा एएलपी लूँगा। हमेशा से मेरा मन था यार मैं खूब बड़ी जॉब ले लूँ, ठीक है, और मतलब उतना बड़ी नहीं, एमटीएस या फिर एएलपी इस टाइप की कोई जॉब ले लूँ, ठीक है। तो ये सीन था। उसके बाद फिर मैं कोई एग्ज़ाम नहीं था। उसके बाद एनटीपीसी वगैरह का फॉर्म आया, मैंने गुवाहाटी सिर्फ इस वजह से फिल किया था, जो आप देख रहे हो ना। बहुत से लोग कहते हैं गुवाहाटी कट ऑफ की वजह से लोग फिल करते हैं, नहीं, मैंने गुवाहाटी फिल किया था कि मैं ऐसा ट्रैवलिंग कर सकूं और मतलब महीने में ट्रैवलिंग कर सकूं, पैसे की कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस वजह से मैं गुवाहाटी चूज़ किया था, और कोई भी रीज़न नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं पता था क्या चूज़ किया, क्या फॉर्म भर दिया, बस फिल कर दिया मैंने। ये सीन रहा। लेकिन अभी में मेरा मैथ्स और इंग्लिश अच्छा नहीं था। उसी टाइम एसएससी का फॉर्म फिल किया, बहुत सारा फॉर्म फिल किया, मैंने पढ़ना खूब अच्छे से स्टार्ट किया। जीके को मैंने इतने अच्छे से पढ़ा, इवन दो कि मुझे कहीं से पूछ दो, उस टाइम पे मेरा जीके इतना पीक पे था कि मेरे जो साथ में दोस्त रहते थे वो बोले कि यार भाई मतलब आपसे कुछ भी पूछो यार आप बता देते हो। हम कहे यार क्या बताएं, लखनऊ में आप चलता है। तो मतलब ये सीन था। जीके को मैंने अच्छा किया। तो जीके आपके ऊपर है, कभी भी टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए। मैंने कभी भी टीचर से नहीं पढ़ा। देखो मैं हर एक पॉइंट को कवर करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा विथ स्टोरी, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं जीके को कभी किसी टीचर से नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट से पढ़ा, और जितनी भी बुक्स मेरे को मिलती थी लगता था कि जेन्युइन है, एनसीईआरटी वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों से पढ़ता था। बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं जाता था, उस एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सिलेबस नोट करता था, कौन कौन से टॉपिक आने को हैं, उसके बाद में पढ़ता था। तो जीके को कभी भी टीचर से नहीं पढ़ना चाहिए, आपका टाइम वेस्ट होगा, चाहे वो टीचर कितना अच्छा पढ़ा रहा हो, उससे अच्छा आप खुद कर सकते हो। तो जीके को मैंने पढ़ा। उसके बाद हाँ एक चीज़ कर सकते हो कि अगर आपको स्टोरी जाननी है हिस्ट्री वगैरह की, इकोनॉमिक्स वगैरह की, तो एक रेफरेंस ले सकते हो किसी टीचर का, लेकिन उसी पर डिपेंड मत हो जाओ। उससे स्टोरी जान लो, स्टोरी जो अच्छा बताता है, जो रिलेट कर देता है, रिलेट होने के बाद फिर आप बुक से पढ़ लो। ये हो गई जीके की बात। उसके बाद फिर मैं इंग्लिश स्टार्ट किया। इंग्लिश यार मैं पूरे लखनऊ में हर एक टीचर से पढ़ा, मुझे कहीं समझ में नहीं आया। देखो हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है कि यार कुछ टीचर से उसको समझ में आता है। तो मैं एक जयदीप सर हैं, वो लाइव पढ़ाते थे दिल्ली से और लखनऊ में प्रसारित होता था। तो उनका मैं 3000 रुपये कोर्स किया, कैसे भी करके पैसे वैसे जुटा के। बहुत से लोग कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं है, फिर फ्री कोर्स ये वो। भाई मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत इधर उधर से पैसे जुटाए यार, मतलब क्या बताऊँ मतलब बता नहीं सकता कहाँ कहाँ से पैसे जुटाए यार, कैसे काम करके, लेकिन पैसे जुटाए मैंने। उसके बाद फिर मैंने 3000 3,500 रुपये जुटाया और मैंने उस टाइम पे कोचिंग में एडमिशन लिया और इंग्लिश के लिए मैंने पढ़ा, और 6 महीने 7 महीने पढ़ा जयदीप सर से, और मेरा इंग्लिश वाकई में बहुत इंप्रूव हो गया। मतलब मुझे फीलिंग आने लगी इंग्लिश में। इंग्लिश क्या होता है ना, आपको पता है कि लैंग्वेज होता है, और ये इसमें जब फीलिंग आने लगेगी ना तो अलग ही मज़ा आता है। तो ये सीन हुआ इंग्लिश के साथ। तो इंग्लिश के लिए एक टीचर पकड़ना जिससे भी आप समझ में आता है। इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए भागना पड़ता है। ऐसा नहीं हो कि आप एक टीचर को पढ़ो उससे समझ में आने लगे। और वहाँ पे देखो कितना अच्छा सीन है। पहचान रहे हो क्या है? मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद पहचानो वो क्या है। चलेंगे आप वहाँ पे। बाइक तो यार ऊपर खड़ी कर रखी है मैंने, पता नहीं, कोई बात नहीं। तो ये व्यू देखो कितना अच्छा है। पता नहीं लेक का क्या नाम है, मैं ऊपर मेंशन कर दूंगा। उसके बाद फिर इंग्लिश के लिए मैंने बहुत पढ़ा, खूब मैंने वो कैब याद किया। पूरे छत पे जाके गर्मियों में शाम जैसे ही 4 होती थी, अपने उत्तर भारत में बहुत गर्मी होती है, शाम को जाके रटता था, पूरा लिख लिख के रटता था। रोज़ टारगेट था कि मैं गाली दे के पढ़ता था, साला मैं आज तो 50 वो कैब याद करूंगा, आज तो मैं 100 वो कैब याद करूंगा, आज तो मैं 20 आइडम फ्रेज याद करके रहूंगा, आज तो मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करके, मतलब एकदम रट्टा मार जाता था। वो कैब अच्छा होने के बाद एक कॉन्फिडेंस आता है, और जैसे ही कॉन्फिडेंस आता है ना, आप अपने आप ऊपर बढ़ने लगते हो। तो इंग्लिश का ये सीन है। तो इंग्लिश के लिए देखो क्या है ना कि बहुत से लोग रट्टा मारते हैं, ग्रामर को याद करते हैं, V1 के साथ ये होगा, वो आएगा, B1+2 होगा, ऐसा करके। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप प्रैक्टिकली सीखो। तो प्रैक्टिकली जयदीप सर अच्छा पढ़ाते हैं। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो एक बार उनसे ट्राई कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है वैसे करो। उसके बाद फिर मुझे रूल्स वगैरह भी समझ में आने लगे। मैंने रानी मैम से भी थोड़ा बहुत पढ़ा है, पूजा मैम करके हैं, पढ़ाती थी, मुझे याद नहीं है, रेमो सर के चैनल पर, उनसे मैंने प्रैक्टिस वगैरह किया। तो इंग्लिश मेरा कुछ ठीक हुआ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
कौन सा उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हम मैथ्स की बात कर रहे हैं। देखो यार, मैथ्स मेरा अभी तक बहुत ज़्यादा वीक था, तो मैथ्स को मैंने कैसे सही किया भाई। तो मैथ्स के लिए मुझे परसेंटेज भी नहीं आता था उस टाइम पे। मैंने आर डी शर्मा उठाया, आर डी शर्मा यार, आर एस अग्रवाल, आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा 11th वाला याद आ रहा है, आर एस अग्रवाल उठाया। और देखो आर एस अग्रवाल को मैंने 5-6 बार लगाया, मुझे आता ही नहीं था भाई, कुछ नहीं आता था। फिर मैं रात को देखो, अब आर एस अग्रवाल, अगर आप बिल्कुल बेसिक स्टूडेंट हो, कुछ भी नहीं आता यार, मतलब एकदम मेरी तरह गधे थे जो 20 बार फेल हुआ हो, तो फिर आप आर एस अग्रवाल उठा सकते हो, नहीं तो आप फिर राकेश यादव की बुक उठा सकते हो और किसी मैथ के टीचर का कोर्स परचेस कर सकते हो। तो देखो मैं राकेश यादव सर का परसेंटेज का वीडियो वगैरह देखा, उसके बाद फिर उस टाइम पे, उसके बाद फिर मैंने आर एस अग्रवाल से पढ़ा। उसके बाद रात रात को 3-3 बजे तक, जब तक मुझे समझ में नहीं आया, मैं मैथ ही लेके बैठा रहा। जीके अच्छा हो गया था, इंग्लिश भी चल रहा था थोड़ा थोड़ा, इंग्लिश मतलब अच्छा हुआ। लेकिन इंग्लिश के बाद फिर मैंने मैथ्स उठा और मैथ्स को मैंने सिर्फ मैथ ही पढ़ा। मैं पूरी रात बैठ के मैथ करता रहता था, मुझे नहीं समझ में आया, बुक खोल के बैठा रहता था। तो ये करो, अगर आपको मैथ्स नहीं आता है ना, जो चीज़ नहीं आता है बस उसी को लेके बैठे रहो। इंग्लिश जब मुझे सीखना था, मैं पूरा लखनऊ खोजा, पूरा घूमता गया और मुझे सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ा। मैं जीके छोड़ दिया था, जीके मेरा डाउन जा रहा था, बट मैंने सिर्फ इंग्लिश पढ़ा। इंग्लिश के बाद जब मुझे इंग्लिश थोड़ा अच्छा हुआ, फिर मैंने मैथ्स उठा और मैथ्स को मैंने 3-4 महीने पढ़ा। यार मैं इतना गधा स्टूडेंट हूँ, इतना बेकार स्टूडेंट था, मतलब जो फेल हुआ था, 50 बार फेल हुआ था। बीए भी किसी तरीके से मैं पास हुआ था, वो मतलब कि एक साथ तो सारे सब्जेक्ट को लेके चल नहीं सकता। तो अगर आप बिल्कुल बेकार स्टूडेंट हो, मेरी तरह हो नहीं सकते, मुझे पता है, तो आप एक सब्जेक्ट को उठाओ और उसके बाद फिर उसी को पढ़ो, उसी को 3 महीने दो। क्योंकि यार देखो, लोग कहेंगे यार 6 महीने में एग्जाम निकल जाता है, उसके लिए निकलता है जिसका बेसिक ठीक ठाक है। अगर आप मेरी तरह गधे हो तो यार आपका 6 महीने में नहीं निकलेगा, आपको 2-3 साल लगेंगे। ये ट्रूथ है, बिटर ट्रूथ है। तो मैंने फिर मैथ्स उठाया और मैथ्स को करता गया, मतलब खूब मैथ पढ़ा। फिर मेरे मैथ्स में अच्छे मार्क्स आने लगे, मैथ भी अच्छा हो गया। मतलब मेरे कहने का है कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है, हर चीज़ को हटाओ और उसी सब्जेक्ट को उठाओ और उसी को लेकर बैठे रहो। आने वाले 3-4 महीने तक होगा क्यों नहीं। पढ़ो, एकदम गुस्सा आकर पढ़ो कि साला मैं करके रहूँगा यार, क्यों नहीं करूँगा। हर टीचर को ट्राई करो, खूब करो। तो इस तरीके से मैंने मैथ्स अच्छा किया। बाकी फिर धीरे धीरे इंग्लिश भी डाउन हो गया था, फिर मेरा मैथ्स अच्छा हुआ। ऐसे करके फिर हर सब्जेक्ट एवरेज हो गया, क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं छोड़ रहा था तो चीज़ें नीचे आ रही थी। जैसे इंग्लिश छोड़ा तो इंग्लिश नीचे हो गई, रीजनिंग छोड़ा तो रीजनिंग नीचे हो गई, जीके छोड़ा तो जीके नीचे हो गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ख़त्म हो गया। फिर मैंने चीज़ों को रिवाइज़ किया और रिवाइज़ करने के बाद फिर सारी चीज़ें अच्छी हो गई। एंड ऑफ द टाइम मैं आपको बता देता हूँ किस किस टीचर से मैंने पढ़ा है। फिर मेरा सीजीएल का मेंस लगा, मुझे भरोसा नहीं था कि मेंस लगेगा, लॉकडाउन का टाइम वगैरह चल रहा था उस टाइम पे। तो लॉकडाउन के बाद मैं घर चला गया था, लॉकडाउन में फंस गया था, तो मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया। मैं पापा से बोला, पापा क्योंकि एग्जाम निकल नहीं रहा था उस टाइम पे, एलपी के बाद कुछ निकला नहीं था। तो पापा बोले कि डिमोटिवेट हो गए, बोले कि यार तुम घर आ गए हो, बोल रहे हो तुमसे कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा। लेकिन मेरी पढ़ाई अच्छी हो चुकी थी, मुझे पता भी नहीं था, मैथ्स भी अच्छा हो चुका था। फिर मैं लॉकडाउन खत्म हुआ तुरंत लखनऊ आया और देखा कि मेरा रिजल्ट आया, सीजीएल प्री का पहली बार कोई एग्ज़ाम निकला था। माँ कसम इतना खुश, इतना खुश। मैं कहा यार क्या ही बात है, एमटीएस का प्री निकला। लेकिन फाइनल में एमटीएस नहीं होता क्योंकि कटअप बढ़ती है, आपको पता है, यहाँ डीवी वगैरह के बाद ही बढ़ती है कटअप, तो हो नहीं पाया था। मतलब मज़ा आ गया था। तो उस टाइम पे मैं पीक पे था और सीजीएल प्री निकला। फिर मैंने मेंस के लिए तैयारी किया, 3 महीने मेंस था और मैं मेंस नहीं हो पाया था, क्योंकि यार देखो मैं अच्छा तो था पढ़ने में, लेकिन उतना अच्छा नहीं था, आप समझ रहे हो, सब कुछ एवरेज हो चुका था। उसके बाद फिर चलो, ये देखो व्यू कितना अच्छा है। अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि वहाँ पे जाने कोई मतलब नहीं है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अभी मुझे आगे भी जाना है, बहुत आगे जाना है, चाइना बॉर्डर तक जाना है, ठीक है। तो ये सीन था भाई। उसके बाद लॉकडाउन से आने के बाद ना क्या हुआ कि भाई मैं, उसके बाद देखो लॉकडाउन से आने के बाद, उसके बाद देखो मैं, उसके बाद और सीजीएल प्री में मेरे 145-146 के आसपास नंबर थे। तो मेंस के लिए मैं बैठा था, 3 महीने बाद मेंस था। लिटरली मैंने अपनी ज़िंदगी में मैथमेटिक्स के लिए और इंग्लिश के लिए उतना मेहनत कभी नहीं किया था। पूरी रात पढ़ता था, पूरा दिन पढ़ता था। अगर हल्ला होता था मैं छत पे जाके पढ़ता था। लोग एक्सक्यूज़ देते हैं मेरे यहाँ जगह नहीं है। मैं आपको बताऊँ, मेरा जो रूम था, मेरे रूम में ऐसे एक खिड़की था, उस खिड़की के नीचे से ना एक एसी का एग्जॉस्ट लगा हुआ था, वो पूरा हवा फेंकता था, ऐसे ऊपर रूम गर्म हो जाता था। लेकिन मैं पढ़ता था, क्योंकि मेरे दिमाग में था यार मैं पढ़ूँ, क्या करूँगे भाई, क्या करोगे तुम, कि इसको एक्सक्यूज़ दे के, पापा को एक्सक्यूज़ दे के, किसी को दे के क्या करोगे। जब मेरा सिलेक्शन हुआ था, मेरे पापा आए थे और उनसे लड़के लोग बता रहे थे, भाई अंकल जी यहाँ पे लड़का सबसे ज़्यादा आपका पढ़ाई करता था, बहुत मेहनत करता था, यहाँ पे इतनी एसी का एग्जॉस्ट लगा था, पूरी रात रात ये पढ़ते थे। तब मेरे पापा को बहुत प्राउड फील हुआ। तो ये अगर आपको फील कराना है ना, तो आपको ये सब जितनी दिक्कतें होती हैं ना, यही तो पावर होता है भाई, यही तो मोटिवेशन होता है। और तो उस टाइम पे मैंने रात रात में, गर्मी हो कुछ भी हो, चड्डी पहन के पढ़ रहा हूँ, मतलब छत पे जाकर पढ़ रहा हूँ। छत पे बारिश हो रही है तो फिर नीचे आके पढ़ रहा हूँ, मतलब, या फिर छत पे मच्छर काट रहा है तो नीचे पढ़ रहा हूँ, मतलब पढ़ते रहो चाहे कुछ भी हो भाई। तो ये सीन था।
तो मेंस के लिए 3 महीने मैंने गगन प्रताप सर से एक मेंस का टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो पढ़ा हुआ, तो क्या ही बोलूँ उस टाइम पे उनसे मैंने पढ़ा किसी तरीके से जुगाड़ लगा के। और लोग कहते हैं यार चीज़ें नहीं मिलती हैं यूट्यूब पे, टेलीग्राम पे बहुत कुछ मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं बहुत मेहनत किया, 3 महीने तक मैथ्स को एकदम इतना ज़्यादा पढ़ता था ना कि मुझे रात को 4 घंटे बाद फिर नींद खुल जाती थी। सपने मैथ लगा रहा हूँ, कुछ चल रहा है, कभी अपने छत से दूसरे के छत पे वो क्या बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन निकाल रहा हूँ, मतलब क्या ही चलता था। तो ये सीन था। मैथमेटिक्स अच्छे से आ गया उस टाइम पे, लेकिन सीजीएल मेंस नहीं हुआ। मार्क्स अच्छे आए थे, मुझे याद नहीं है। इंग्लिश में उतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, जो 200 नंबर का होता था, तो 130 के आसपास नंबर आए थे, बस इतना ही आया था। क्योंकि इंग्लिश भी ठीक था, लेकिन मैथ्स को मैंने ज़्यादा फोकस किया था, क्योंकि मैथ्स में इंटरेस्ट जग गया था। और आपको पता है मैथ्स थोड़ा सा एडिक्टिव सब्जेक्ट है। तो ये सीन हुआ। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्स निकलते गए और फाइनली एनटीपीसी में मेरा जोन में रैंक 1 आया। और हालांकि एनटीपीसी के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं करता था, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं सीजीएल सिर्फ लेना चाहता था। लेकिन सीजीएल का और जो मेरा एनटीपीसी है, मैं गुवाहाटी जोन से हूँ, तो इसका एग्ज़ाम 2 बार कंट्रडिक्ट हुआ, मतलब कि एक दिन बाद पढ़ा। तो मेरे दोस्त लोग बोले कि देखो एनटीपीसी में श्योर सिलेक्शन है, तुम गुवाहाटी जाओ तो गुवाहाटी मिल भी जाएगा 100%। तो तुम क्या करो कि एनटीपीसी के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो। तो फिर मैंने इंग्लिश को थोड़ा डाउन कर दिया। उसके बाद फिर मैं सिर्फ और सिर्फ एनटीपीसी के लिए प्रिपरेशन किया और फाइनली एनटीपीसी में हो गया। और मैं बहुत खुश हूँ, अपने जॉब से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो एंड ऑफ द टाइम गाइज मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे कि देखो आपका जो भी सपना है आप पूरा कर सकते हो 20 से 30 के बीच में। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं पूरा कर सकते, लेकिन एज जो है ना वो 20 से 30 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इस टाइम पे थोड़ा सा अपने अंदर एनर्जी होता है और बहुत सारे मौके भी होते हैं। फॉर्म भरने का टाइम भी इसी टाइम होता है और सारे सपने भी इसी टाइम पे आते हैं अच्छे अच्छे। तो चलो फिर मिलते हैं गाइज। और एंड ऑफ द टाइम बहुत ही गधा था भाई, बहुत ही गधा था। स्टोरी आपको बताई, बहुत ही ऐसे स्टोरीज थी, मतलब है मेरी, कि जिसके बारे में क्या बताऊं। 12 साल में 12 स्कूल मैंने चेंज किए हैं, कभी गांव में कभी यहाँ उठा पटक, लेकिन कभी पढ़ाई में मन नहीं लगा। पढ़ाई में मन मेरा ग्रेजुएशन के बाद लगा और सब कुछ अच्छा उसके बाद ही हुआ। क्योंकि मेरे अंदर बस ये था, पापा को देख के, मेरे पापा यार देखो क्या है ना कि 7-8 हज़ार रुपये बस उनकी सैलरी थी, एलआईसी में प्राइवेट एजेंट थे। और खेती किसानी वगैरह भी थोड़ी बहुत है। तो पापा से मैं कहता हूँ पापा देखिए आप ना मेरे पापा कहते हैं मैं तो कभी जॉब नहीं कर पाया, ऐसा वैसा नहीं कर पाया। लेकिन मैं आपको बताऊं, पापा से मैं बस एक ही बात कहता था कि आप बस इंतज़ार रखिए, लोगों को कहने दीजिए, लोग जितना कहेंगे ना, और जब मैं सिलेक्शन ले लूँगा ना उसके बाद देखिए कितना मज़ा आएगा। पापा कहते थे यार कोई कॉल ही नहीं करता है मम्मी के जाने के बाद तुम्हारे। मैं कहता बस आप इंतज़ार करिए ना, सबका कॉल आएगा। और सच में उसके बाद मेरे जो दुश्मन थे सबकी कॉल आने लगी। तो ये सीन होता है। अगर आप एंड तक वीडियो देख रहे हो तो यही सीन रहा है। और वाकई में उसके बाद पापा का सीना एकदम चौड़ा, और आज मैं वाकई में बहुत खुश हूँ और पूरा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हूँ आपके सामने। तो यही सीन रहा है और पापा बहुत ही खुश हैं, सब लोग खुश हैं। छोटा भाई भी पढ़ाई करता है, उसको भी पैसे दे देता हूँ। तो मतलब सारी जिम्मेदारियाँ, अपना खर्चा, ट्रेवलिंग वगैरह, पापा को भी घुमाना फिराना। घर पे मेरे गाड़ी तक नहीं थी, विश्वास नहीं करोगे आप। वो जो टीवीएस की एक गाड़ी नहीं आती है जो सामान वामान ढोने के लिए, वही गाड़ी थी पिछले 12 सालों से। पापा को मैंने गाड़ी गिफ्ट की, खुद के लिए अच्छी गाड़ी लिया। और दोस्तों की भी हेल्प करता हूँ, दोस्तों को भी घुमा फिरा लाता हूँ थोड़ा। तो ये सीन है, हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन आपको सही टाइम से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जो सब्जेक्ट वीक है आपका, सिर्फ उसी को लेके एक बार बैठो और दाब दो यार, हो जाएगा, ठीक है। और देखो बहुत से, एक चीज़ और मैं बताऊँ कि बहुत से लोग हैं ना जो सोचते हैं भाई यार क्या बोलते हैं कि यार वैकेंसी तो 4,000 है, लेकिन मैं तो सब कर रहे हैं। ठीक है, इस बार नहीं होगा तो अगली बार आप सेकंड रो में तो आ जाओगे, एटलीस्ट मेहनत करोगे तो ये सीन रहता है। और मुझे याद भी नहीं है कि मैं किधर से आया था, कोई बात नहीं। देखो मुझे याद नहीं किधर से आया था, आई थिंक इधर से आऊँगा, इधर से जाऊँगा। तो चलो अब मैं चलता हूँ चाइना बॉर्डर की तरफ, और फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। और वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, मुझे सुनने के लिए इतना बहुत बहुत थैंक यू। और चैनल पे बने रहना, आपको मैं बहुत ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, क्योंकि मैं सारी चीज़ें झेला हूँ यार। वाकई में 4 से 5 साल उसी रूम में रहना, उसी गर्मी में, ठंडी में, घर से 4,000 रुपये, शुरुआत में तो 2 मिलते थे, फिर लास्ट में 4.5 हुआ। पापा मेरे बाद में जब आए रूम पे कहे तुम कैसे रह लेते हो यार, मतलब 5,000 रुपये में फॉर्म फिल करना, कपड़े खरीदना, ना कभी तुमने कपड़े की डिमांड की, ना जूते की डिमांड की, कुछ डिमांड नहीं की, कैसे मैनेज किया, मेरे पापा पूछते हैं। मैं कहा बस कर लिया, ये सोच के कि जिस दिन निकलूँगा और जिस दिन सब हो जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा, उस दिन तो जलवे हो जाएंगे। और जलवे हो गए। तो चलो गाइस, मिलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे क्या है कि मैं जो कमेंट्स आते हैं ना ग्रुप में, उसको मैं कंसीडर कर पाता हूँ। और इसमें बहुत नीचे चले जाते हैं, बहुत सारे कमेंट आते हैं। चलो बाय बाय, टेक केयर।